बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक शेर से करते हैं और ये वो शेर है जिसका जिक्र आज वज़ीर आज़म साहब ने किया। वो कहते हैं कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। ये आज कीमती अशार, इनका तज़किरा इनको पढ़ा गया वज़ीर आज़म की तरफ से, और इसकी वजह ईरान अमरीका जंग और उसके दरमियान पाकिस्तान ने मीडिएटर का जो किरदार अदा किया और फाइनली जो MOU साइन होना था इन दोनों फरीक़ैन के दरमियान, उसको होस्ट करने की खबर सामने आई, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने शेयर भी की और ये कहा कि पाकिस्तान उस MOU की साइनिंग सेरेमनी को होस्ट करने के लिए जा रहा है जिनेवा के अंदर। सो उसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने ये बहुत कीमती अशार भी पढ़े। तो पूरी दुनिया की नज़रें आज वो मशरिक़ वस्ता पर मरकूज़ हैं जहाँ 3 माह से ज़्यादा अरसे तक जारी कशीदगी, जंग, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, आलमी मईशत पर दबाव और ख़ित्ते में बढ़ती हुई बेयकीनी के बाद अमरीका और ईरान एक इब्तदाई जो MOU है, एक अमन मुआहदा है, उस पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। होने को अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की जो टॉप की खबरें वो यही हैं कि ये अमन मुआहदा बहुत जल्द साइन हो सकता है। पाकिस्तान की इसमें एज अ मीडिएटर, जो मैंने किरदार की बात पहले भी की, वो सालिसी में तय पाने वाले इस मफाहमती अमल के तहत सीज़ फायर, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बहाली, मुंजमद ईरानी असासों की वापसी, पाबंदियों में नरमी और मुस्तकबिल के जामे मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की गई है। जबकि मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत रवा हफ्ते जिनेवा में मुतवक्किल और बताया जा रहा है कि फ्राइडे के दिन मोस्ट प्रॉब्ली ये सिग्नेचर हो जाएंगे। इस डेवलपमेंट को यूनाइटेड नेशन समेत मुतअद्दिद आलमी ताकतों ने खुशाइंद करार दिया और पाकिस्तान का जो एक डिप्लोमेटिक रोल रहा थ्रू आउट दिस जर्नी, उसको सराहा जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से। इसमें ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के तर्जुमान इस्माइल बकाई वो ये वाजे करते हैं कि मुआहदे का मकसद अमन की तरफ डेवलपमेंट है, उसकी तरफ पेशरफ्त ज़रूर है, लेकिन ईरान अपने नुकसानात और जो इसराइली हमले हैं ख़ास तौर पर लेबनान के अंदर और जो अमरीकी इक़दामात हैं उनको फरामोश कभी भी नहीं करेगा। यानी कि ईरान की तरफ से अपनी 7 रेड लाइन्स भी बताई जा रही हैं। साथ ही दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस पेशरफ्त को सिफारतकारी की बहुत बड़ी कामयाबी और जंग पर अमन की फतह करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि पूरे खित्ते के मुस्तकबिल से जुड़ा एक तारीखी मोड़ है। मुआहदे के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में भी मस्बत रद्दअमल देखने को आया है और जो तेल उसकी कीमतों में नुमाया कमी देखने को आती है। आज तो चलें, बहुत बड़ी बात है कि MOU साइन होने के बहुत करीब है। एक अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से या किसी भी फरीक की तरफ से ये ऐलान भी हो जाता था या बयान आ जाता था कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं किसी MOU के, तो तब भी मार्केट के अंदर आप नुमाया फ़र्क देख सकते थे। तो आज भी आपको ये बहुत एविडेंटली ये फ़र्क देखने को मिला क्योंकि जो सरमायाकार वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोबारा खुलने और फिर एनर्जी की सप्लाई वो बहाल होने की तवक्को कर रहे हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं गुजरती और ये होने वाली मुफाहमत तक महदूद नहीं है। इसके साथ साथ हम प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मुआशी महाज़ों पर बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि जारी हैं, उन पे बात करेंगे। एक तरफ पंजाब हुकूमत तकरीबन 5300 अरब रुपए वॉल्यूम का बजट पेश करने जा रही है और साथ दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें वो वफाकी बजट को IMF का तैयार करदा बजट करार देते हुए शदीद तनकीद कर रही हैं। सरप्राइजिंगली हमें अपोजिशन यहाँ पे सिर्फ तनकीद करती हुई नज़र आती है। इससे ज़्यादा मेरा ज़ाती ये राय इसकी गलत भी हो सकती है, आप लोग इससे इत्तफाक नहीं भी कर सकते, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करती हुई अपोजिशन नज़र नहीं आती। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज वेल। ANP, JUI, जमात इस्लामी और PTI समेत मुख्तलिफ सियासी क़ुव्वतें वो हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़, बढ़ते हुए कर्ज और महंगाई, फिर सूबाई हुकूक जो ख़ासतौर पर NFC से मुतालिक बहस है और सियासी माहौल पर सवालात भी उठा रहे हैं। अब इस सब के दौरान आज बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हुई। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपोजिशन जमातों के दरमियान फासले कम करने के इशारे, फिर तहरीक इंसाफ के बानी की सेहत और जेल मुंतकली से मुतालिक तनाज़ा जो है, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम पर इख्तलाफात और आइनी सियासी इस्लाहात पर जारी बहस भी मुल्की सियासत का अहम मौजू बना हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम, स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड कारकर्दगी माजरत के साथ चीन के साथ बढ़ते हुए इक्तसादी रवाबित और इलाकाई सफारतकारी को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करती है। अब इस सब के दौरान मुल्की सियासत में कशीदगी भी बरकरार है। KP की मैं बात करूँ तो KP हुकूमत के तर्जुमान और सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाया रहनुमा भी हैं। वो ये
दावा करते हैं कि एक बार फिर से बानी पीटीआई इमरान खान को एक बार फिर से रात के अंधेरे में खुफिया तौर पर अस्पताल लाया गया और उनकी फैमिली को, उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनको एक बार फिर से एतमाद में नहीं लिया गया। अब शफी ये भी कहते हैं उनके मुताबिक शाम के बाद किसी कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करना ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत को बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक तमाम हकायक वो अवाम को बताने चाहिए। और जब से इमरान खान की सेहत का मामला छिड़ा उसके बाद से आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि जो उनकी सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ हैं वो उनकी फैमिली को, उनके वकला को, उनके चाहने वालों को, अवाम को, पाकिस्तानियों को बताने चाहिए। साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी पीटीआई से मुलाकातों और उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके मामले को सियासी और इंसानी हुकूक का मसला डे वन से, एज आई सेड अर्लियर, वो करार दे रही है। अब इसके बायस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव बढ़ सकता है आइंदा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जैसे शफी जान साहब ने कहा कि इमरान खान को एक बार फिर से अस्पताल मुंतकिल किया गया और हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सो एक तरफ पाकिस्तान आलमी सतह पर ईरान और अमेरिका के दरमियान इतने बड़े तनाज़े पे बहुत बड़ी सफारती मफाहमत करवा के अपना रोल पूरी दुनिया को बता रही है, और दूसरी तरफ कुछ इंटरनल मैटर्स हैं जिनसे डील करने में हुकूमत शायद अभी तक कामयाब नहीं हुई है। तो एक तरफ हुकूमत को सराहना बनता है इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट और फिर उसको विन करने के लिए, लेकिन अंदरूनी जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को किस तरह से अफेक्ट करें, इस पर बात करते हैं प्रोग्राम में। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे JUIF के रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जाहिद खान साहब ने ज्वाइन किया। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल में पहले हुकूमत की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हुकूमत की तरफ बहुत सेलिब्रेशंस हैं, बनती भी हैं, राइटली सो। पाकिस्तान ने एक सफारती महाज पे फाइनली दो फरीकैन को ले आई टेबल पे और MOU साइन होने के बहुत करीब है। जाहिद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ मैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप जबकि हम लोग इतने बड़े लेवल पे जाके सिफारती एक जंग हुकूमत जिस तरह बता रही है कि हम जीत चुके हैं, तो हमारे कुछ अंदरूनी मसाइल भी हैं उसके बाद, तो फिर हुकूमत उनकी तरफ किस तरह से तवज्जो देगी? आपने सही बात की है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि खुशी की बात है, ये पूरा पाकिस्तानी कौम के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान ने हम पे अटैक किया था और वो तो हमें ख़त्म करना चाहता था, लेकिन उसमें भी हमें फैज़याबी मिली और हमें उसमें भी हुए थे। और ये जो अमेरिका ईरान की जो जंग थी, देखे ना, ये 70 साल पे दोनों के आपस की दुश्मनी में एक मेज पे लाना बिठाना, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरा दुनिया अभी इस वक्त पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और पूरा दुनिया की नजरें है पाकिस्तान पे। तो ये सिर्फ हुकूमत की नहीं है, ये पूरा कौम के लिए खुशी की बात है, पूरा पाकिस्तान अवाम के लिए खुशी की बात है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अंदरून, ये बिल्कुल सही कहते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में अपोजिशन को दावत दी कि हम मिसाकी जमहूरियत और मिसाकी मईशत पे बात करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए सियासतदान अगर आपस में बैठते हैं तो तब मसाइल होते हैं, अगर आपस में नहीं बैठते तो कोई मसला तो हल नहीं हुआ। मसाइल का हल करवाना भी पॉलिटिशियन का काम है, किसी और का काम नहीं है। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। तो जाहिद साहब, इसमें बैठने के लिए फिर हुकूमत को जरा, रियासत वो वैसे भी कहते हैं कि माँ की तरह होती है, तो आप लोगों को पहल करनी चाहिए। शहराम तरकई साहब ने भी आज ये बात की असेंबली के अंदर कि हुकूमत को पहल दिखानी चाहिए, तो आप लोग पहल क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, तो पहल से और क्या कह सकते हैं कि आप उसको कहते कि जी हम दावत देते आप आके मुज़ाकरात करें। अच्छा। आप ये कि भाई ये शर्तें मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में शर्तें कोई नहीं लगाते। जब मिल बैठ जाओगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आपका अपने कायद से भी मिलेंगे, आपका उसकी भी मसाइल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप पहले शर्त लगाते कि नहीं मेरे साथ ये बात करो, तो तब आगे बात नहीं होगी, तो उससे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। मैं तो इस मुल्क में 40 साल मैंने सियासत की। एक आयुब खान के मार्शला में हम बचे थे, उसके बाद में हमने सारे मार्शला सब चीजें देखी, इत्तेहादें देखी, मुज़ाकरात देखी, यहाँ तक देखी कि एक पार्टी ने दूसरे को मारा, लेकिन फिर मेज पे बैठे हैं और आपस, जिस तरह आपको याद होगा 2007 में बेनज़ीर बीबी और नवाज शरीफ साहब जब लंदन में बैठे और मिसाकी जमहूरियत पे दस्तखत हुई, फिर सारे पॉलिटिकल पार्टी के, तो एक रास्ता निकल आया ना। अच्छा, तो हम ये चले हामिद खान साहब की तरफ चलते हैं। हामिद खान साहब, सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो ये जीत है इसको सेलिब्रेट करेगी? देखिए, कोई अच्छा काम किया तो हम उसकी जो है उसकी तारीफ ज़रूर करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस हुकूमत की कारकर्दगी देखते हैं मुल्क के अंदर, अवाम के लिए, अपोजिशन के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के हवाले से और पाकिस्तान के अदलिया के हवाले से, तो इंतहा की अफसोसनाक इनकी कारकर्दगी है। ये हुकूमत
اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کی جائے جب تک کہ یہ بنیادی طور پر چند ایک معاملات پر ایگری نہ کریں، جس میں سے یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو آزاد کریں بشمول عمران خان صاحب، تاکہ پھر آپس میں بیٹھنے کی کوئی فضا بنے۔ بغیر کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ اچھا، تو حکومت کو سی بی ایمز لینے پڑیں گے، یہ میں زاہد خان صاحب سے دوبارہ پوچھوں گی بھی، لیکن میرے ساتھ ابھی موجود ہیں حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے سفارتکاری کی، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ایک بہت بڑا ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان جنیوا کے اندر ہوسٹ کرنے جا رہا ہے۔ ہاؤ سگنیفیکنٹ ڈو یو تھنک اٹ از؟ بہت شکریہ کہ جمعیت علماء اسلام نے تو ہمیشہ پاکستان کی موجودہ کردار کو اپریشیٹ کیا ہے۔ دیکھیے، جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان گزشتہ 2025 مئی میں ایک معرکہ ہوا، اس میں بھی جمعیت علماء اسلام نے پاکستان کو اور ریاست کو پوری سپورٹ دیا، باوجود اس کے کہ ہم ناراض ہیں، حکومت سے بھی ناراض ہے اور ریاستی اداروں پر بھی ہمارے تحفظات ہیں۔ لیکن جب بات ملک کی آئی، بات خطے اور جغرافیے کی آئی اور اپنے وطن کی، تو پھر ہم وطن کے ساتھ کڑے رہے اور کڑے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی تھی، جس کی منفی اثرات عالمی سطح پر بھی سیکورٹی کے حوالے سے اور معاشی زب و حالی کے حوالے سے اور بالخصوص پاکستان پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ حکمران طبقہ یہی کہتا رہا کہ دیکھیے، پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی بنیادی وجہ ایران امریکہ جنگ ہے اور ابنائے ہرمز کی بندش ہے۔ لیکن جب ایران امریکہ کے درمیان معاہدے میں ان کی مفاہمت میں کردار ادا کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان نے اس میں بھرپور اور مثبت مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور اس کردار کی تعریف بھی کی۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں سپیچ کرتے ہوئے اس کردار کی ایک بار پھر دہراتے ہوئے تعریف کیا، اپریشیٹ کیا۔ لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں برسر اقتدار ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیاں، جب مولانا صاحب تقریر شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے میڈیا سے۔ تو لہٰذا ایک طرف موجودہ پارٹیاں جمہوریت کی علمبردار اور چمپئن بنی ہوئی ہے، دوسری طرف آئین کے آرٹیکل کے مطابق جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کی جاتی ہے، وہاں پھر آئین کو بند کیا جاتا ہے، بلکہ پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ اب جب مولانا صاحب نے پاکستان کی کردار کو اپریشیٹ کیا، تو کیا یہ بات میڈیا پر میڈیا سے کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا؟ اگر مولانا صاحب کی سپیچ کا پورا سپیچ مولانا صاحب کا بلیک آؤٹ کیا گیا، حکومت کی اس رویے کی جمعیت علماء اسلام پہلے بھی مذمت کر چکی ہے، آج بھی مذمت کرے گی، اور جمعیت علماء اسلام بار بار کہہ چکی ہے کہ اس ملک میں نہ جمہوریت ہے، نہ آئین کی عملداری ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ سپریم پارلیمنٹ ہے۔ تو لہٰذا میں آج جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ و مفاہمت ہے، جمعیت علماء اسلام اس کی خیر مقدم کرتی ہے، اور اس کی مثبت اثرات خطے پر بھی اور عالمی سطح پر بھی بالخصوص پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے۔ لیکن ایک مطالبہ حکومت سے ہے کہ جب آپ کا وہ بہانہ ختم ہوا کہ اب ابنائے ہرمز بند ہے یا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہوا، لہٰذا ابھی تو بہانہ ختم ہوا، ختم ہونے کے ساتھ آپ اعلان کریں اور عوام کو ریلیف دیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے، حامد خان صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب نے زاہد خان صاحب کے لیے تھوڑی سی سچویشن مشکل کر دی ہے۔ نیوز ٹونائٹ میں ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। जाहिद साहब, आपके लिए बहुत से सवालात छोड़ दिए। हामिद खान साहब ने बहुत वैलिड बात की कि अवाम की भलाई, जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती, अदलिया और ट्रांसपेरेंसी, ये सब मामला ज़्यादा मैटर करते हैं एक आम पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरे डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर दोनों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। तो सर, इसके ऊपर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको? बिल्कुल, आपने सही बात की। दोनों मेरे साथियों ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, ठीक है, मुस्लिम लीग से मेरा ताल्लुक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमीर खान साहब जो बात करते हैं, अगर रिलीफ मिलना होता है तो अदालत उनसे मिलते, चाहे वो नवाज शरीफ को मिला था, चाहे जरदारी साहब को मिला था, चाहे किसी और को मिलते, तो अदालत। तो जाहिद साहब, सबसे बड़ा रिलीफ एक कैदी के लिए ये होता है कि उसकी फैमिली से उसकी मुलाकात कराई जाए। अगर वो बीमार है तो उसका चेकअप प्रॉपर होना चाहिए। शफी साहब ने आज भी कहा कि उनको खुफिया तौर पर इमरान खान को अस्पताल लाया गया, फैमिली को नहीं बताया, वकला को नहीं बताया, रहनुमाओं को नहीं बताया, अवाम को नहीं बताया। तो हुकूमत को कोई तो CBM लेना। मैं इसी पे बात करूं। देखिए, ये बदकिस्मती थी कि जब पहले मुलाकात करवा दी, उससे कोई एक अच्छा असर नहीं पड़ा और उससे नुकसान हुआ। उसके आज तक भी वो चीज़ चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। मैं तो इसका हक में हूँ कि उनको मुलाकात करनी चाहिए, वकीलों का भी मुलाकात भी होना चाहिए और फैमिली की भी होना चाहिए। ठीक है, वो कैदी है लेकिन मुलाकात उनका हक है, वो हुकूमत को कर देनी चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि रिहाई का, तो रिहाई तो तभी मुमकिन है कि जो अदालतें करेंगी। लेकिन मैं ये सारी बातें, क्योंकि अमित खान साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं सब बातों का डिस्कशन के बाद मैं समझता हूँ कि अगर आप मिल बैठ के डिस्कशन करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता इस सब बातों के निकल आएगा। क्योंकि सियासतदानों का काम ये होता है कि जो मुश्किलात होते हैं, देखिए 73 का आईन बना तो वो उस वक्त भी ऐसी हालात थे, लेकिन वो सियासतदान आपस में मिल बैठकर एक 73 का आईन दिया, जो आज पाकिस्तान भी उससे जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान चल रहा है। फिर देखे सेनेटर साहब, ये तो बताएं जो हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बात की कि मौलाना फजलुर रहमान जब स्पीच कर रहे थे उसके दौरान ब्लैकआउट था, उनकी स्पीच को बंद कर दिया गया। तो सर, आपकी हुकूमत ये इस तरह के इकदाम क्यों कर रही है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार साहिबा हैं, उनको भी मैंने सेम बात करते सुना, दीगर रहनुमाओं को, कि हमने बजट से मुतालिक भी जो तकरीर की असम्बली के अंदर, उनको काट दिया गया और वो शो नहीं की गई, आवाम को उन तक पहुंचाई नहीं गई। शानदार है कि तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना फजल रहमान बहुत एहतराम वाला है और उससे इस मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान है। उसका किसी भी सूरत में ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने किया तो ये गलत किया है। मैं खुद भी उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो इस मुल्क में वाहिद मजहबी पार्टी है कि वो सियासत पे यकीन रखती है, जमहूरियत पे यकीन रखता है और हमेशा के लिए उसके लिए जदोजहद भी की है और हम तो हमेशा के लिए इकट्ठे भी रहे। तो ये इस चीज़ का तो मैं बिल्कुल हाफिज अब्दुल्ला साहब की ये जो गिला, ये बिल्कुल हक है और हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने किया है तो ये गलत किया है, और क्योंकि अगर वो तकरीर में जो मर्जी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो हुकूमत के खिलाफ भी करते तो ये तो होते रहते हैं। चलिए, आपने मजम्मत की अपनी हुकूमत की, ये बहुत बड़ी बात है। हामिद साहब मजम्मत कर रहे हैं, सेनेटर साहब वो कहते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए किसी किस्म का ब्लैकआउट। अगर कोई भी अपोजिशन की जमात से स्पीच कर रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, तो ये उसका हक है। आज़ादी इजहार राय की जो अब्दुल्ला साहब ने बात की, हमें तो वो दिखाई नहीं देता कि इस मुल्क के अंदर आज़ादी इजहार राय है। लेकिन सर, ये जो शफी जान साहब ने बात की, इसके बारे में आप हमें मजीद बता सकते हैं कि इमरान खान को एक बार फिर से हॉस्पिटल लाया गया? देखिए, इसका तो हमें इतना, हाँ, इसमें हमें तो कभी इतला नहीं दी जाती। हम उनके वकील या उनके पार्टी के लोग जो हैं, उनको कभी मिलने की भी इजाज़त नहीं, ये भी नहीं बताया जाता है कि उनको अस्पताल लाया जाए, बल्कि उनके रिश्तेदारों को नहीं बनाया जाता। उनकी मर्ज़ी के डॉक्टर्स को वहाँ पर मौजूद होने से रास्ता रोका जाता। हर चीज़ एक सीक्रेसी में की जाती है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, चाहे मरीज़ जेल में क्यों ना हो, जब उसका मुआलज आता है तो उसकी फैमिली की भी नुमाइंदगी वहाँ होती है और उसकी मर्ज़ी के डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होते हैं। ये चीज़ बारहा की गई है। कोई बात है जिसकी वजह से वो छुपा रहे हैं कि असल उनकी कंडीशन क्या है और आंख की क्या सूरत हाल है। इससे नज़र आता है कि ये जो हुकूमत है, ये किसी किस्म भी कोई माकूल रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं है। अच्छा हामिद साहब, ये अभी जाहिद साहब ने भी बात की है कि हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, रिलीफ तो अदालतों की तरफ से मिलता है। तो क्या आसरा, आप तो वैसे भी लीगल एक्सपर्ट हैं, आप लोग क्या अदालतों से रुजू नहीं करते? क्यों हुकूमत तो इससे नज़र आती है, वो कह रहे हैं कि हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग रुजू नहीं करते? गफलत कहाँ पे है फिर, किसकी है? नहीं, हम तो रुजू किए हुए हैं, सैकड़ों केसेस पेंडिंग है, लेकिन चूंकि हमने रुजू किया हुआ है,
इस मौजूदा हुकूमत ने, उनकी पार्टियों ने मिलकर आइन का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने अदलिया को सिफर करके रख दिया है। आज कोई अदलिया नहीं है। इन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत अदलिया को बेकार और बेवजह करके रख दिया है। वहाँ रिलीफ ही नहीं मिल सकता। अपनी मर्जी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इंपोर्ट करके ले आए हैं लाहौर से, और जो असल वहाँ जजेस थे उनको इन्होंने ट्रांसफ़र आउट कर दिया। इतनी तो ज़्यादती की जा रही है। ये पाकिस्तान की तारीख में बुरे वक्त भी हमने देखे हैं जहाँ अदलिया को दबाया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा दबाव अदलिया पर आज तक हमें पिछले 75 साल में देखने को नहीं मिला जो इस वक्त हो रहा है। जिस तरह अदलिया को बेमानी करके रख दिया गया है, उनको डिवाइड कर दिया है, 2 ओपेक्स कोर्ट बना दी है, हाई कोर्ट्स में इंपोर्टेड जजेस चीफ जस्टिस लगाए गए हैं, जो अच्छे जज थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अदलिया तो रही नहीं है। ये किस मुंह से अदलिया की बात करते हैं? अदलिया नाम की तो इस मुल्क में इस वक्त चीज़ ही कोई नहीं 26 और 27वीं तरमीम के बाद। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आज कुछ तकरीर होती हैं जब की जाती हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, तो वो बहुत लगता है बहुत मीनिंगफुल स्पीचेस हैं। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जब स्पीच कर रहे थे, ये उसी तरह की कुछ तकरीर लग रही थी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बातें भी उसमें की। वो ये कहते हैं कि ये एक तारीखी तकरीर है कि मैं अपनी एक शदीद मुखालिफ जमात PTI के साथ फासले भी मिटा चुका और उनके एहतजाज ना करने की गारंटी में देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि PTI की वजह से कोई एहतजाज होगा तो उसकी गारंटी तक देने के लिए आ चुके मौलाना साहब। और ये माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वही जमात है जिसको हुकूमत गिरने में भी JUIF का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार रहा। तो सर अभी जो कुर्बत हुई इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या अब नज़रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलना शुरू हो चुका है या ये कोई सियासी एक हिकमत अमली है? नहीं, देखिए मौलाना साहब ने जो बात की, हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की, उनकी फ़ैसलों पर तनकीद की, पॉलिसी साज़ों और फैसला साज़ों पर तनकीद की, उसी तनाजुर में कहा कि सियासत के हवाले से आप डिस्टेबलाइज हैं, सियासी हवाले से बहरान के शिकार है आप, और गवर्नमेंट नहीं है। माशी हवाले से आपकी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। सिक्योरिटी के हवाले से लाशें ही लाशें चारों तरफ, और हुकूमत की रिक्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मौलाना साहब ने कहा इस तनाजुर में तसलसल में कि अगर PTI इमरान ख़ान जेल में है, उसको जेल में रखने की वजह से ये तनाव है फ़िज़ा में, सियासी फ़िज़ा में, माशी फ़िज़ा में ये तनाव है, और आप समझते हैं तो एक शख्स के लिए आपने पूरा सिस्टम को यहाँ तक पहुँचाया है, तो उस शख्स को बाहर निकाल दें, बाहर बात करें उनके साथ, वो अपनी बात करे, मैं अपनी बात करता हूँ, आप अपनी बात करें। और मौलाना साहब ने इस तनाज़ुर, दूसरी बात मौलाना साहब ने की कि आप सिक्योरिटी के हवाले से बार बार मैं कह चुका हूँ कि आप इन कैमरा इजलास क्यों नहीं बुलाते हैं? अगर आपको ख़दशा है कि इन कैमरा इजलास में तो तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, उनकी क़ियादत भी होगी, तो फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर वो शोर शराबा करेंगे, तो ये तो मुल्क के लिए अच्छी वो शगुन नहीं होगी, नेक शगुन। तो मौलाना साहब ने कहा कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन कम से कम पार्लियामेंट को तो इतिमाद मिले, पार्लियामेंट को तो बता दे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, उसका विज़न क्या है, उसका लाए अमल क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है, पार्लियामेंट को भी पता नहीं है। या यहाँ तक पार्लियामेंट बेइख्तियार है, यहाँ तक पार्लियामेंट मफलूज है, उल्टा लटका हुआ है कि एक क़ियादत की, कौमी क़ियादत की, मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे संजीदा सियासतदान की स्पीच को आप ब्लैक आउट करते हैं, उसको आप बर्दाश्त नहीं करते, न सुन सकते हैं। कौम और मौलाना साहब के दरमियान, उसकी बयानी के दरमियान आप एक हायल और रुकावट बन चुके हैं। तो बताइए आप कहाँ खड़े हैं, आइन कहाँ है और आप कहाँ हैं? इस सिलसिले में मौलाना साहब ने बात की। मौलाना साहब ने भी कहा कि हमने इतनी माजी में PTI के साथ तलखी थी, वो फासले हमने कम किए, तो हुकूमत को क्या हुआ है, हुकूमती पार्टियों को क्या हुआ है कि वो फासले कम नहीं कर सकते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते हैं, क्या वो PTI के साथ बात नहीं कर सकते हैं? तो मौलाना साहब ने इस तनाजुर में बात की। ठीक है। हामिद खान साहब, वो किसी इमरजेंसी की वजह से उनको जाना पड़ा प्रोग्राम के दौरान। गुफ्तगू हमारी जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। जाहिद खान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सर, हामिद खान ने ये बात की थी, वो कह रहे थे कि हुकूमत कुछ छुपा रही है, अदलिया पे जो दबाव हुआ, इम्पोर्टेड जजेस हैं और इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिलीफ अदालतों से क्या मिलेगा, ये तो सब सियासी ही है। और वो ये कह रहे हैं कि उनकी आंख से मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको हुकूमत भरपूर अंदाज में छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, वो हामिद खान साहब वो तो चले गए, उसके वो राय है, लेकिन मैं उनसे अगर वो होता तो मैं उनसे ज़रूर सवाल 3-4 सवाल करते। एक तो मैं उससे ये सवाल करता कि क्या साकिब निसार ने जब JIT बना दी है और फिर उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठा दिया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का काम था? जहां अपील होता है, जब इंसान दरसी के लिए जाता है, वहां पे तो आपने मॉनिटरिंग जज भी डाल दिया नवाज शरीफ के खिलाफ, उसको जिस तरीके से आपने सजा दी है। एक दूसरा ये कि उस वक्त आप जो हसन इकबाल साहब ये इंटीरियर मिनिस्टर था, जब अदालत में केस चल रहा था उसकी नवाज शरीफ की, और वो जब उसके लिए गया अंदर तो रेंजर ने जाने नहीं दिया, हालांकि वो इंटीरियर मिनिस्टर था, उसको जाने नहीं दिया। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो अगर अदालतों के आज की बात कर रहे हो कि जी ये ट्रांसफर हो गई या ये हो गया, तो मुझे ये बता दे कि जो कोसा साहब थे वो कहते थे कि जी आप रोडों पे न फिरो, इमरान खान पे मुझे दरखास्त दे दिया। फिर वो क्या हुआ? फिर जो बंजाज साहब ने जो कुछ किया पंजाब में, वो अभी आपके सामने है। तो हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि देखिए एक चीज ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए मिल बैठना होगा, तब कोई रास्ता निकलेगा। इसके बगैर तो कोई रास्ता है नहीं कि जब आप मिल बैठते नहीं है तो ये सूरत हाल होगी जो किसी की मुफाद में नहीं है, न मुल्क की मुफाद में है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुफाद में है। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, देखिए वो एक सियासी जहन रखने वाला बंदे, वो अपनी बात तो जरूर करेगा, लेकिन मसला यही है कि जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं, क्या वो बैठने को तैयार है, वो बात करने को तैयार है? और जहाँ तक 26वीं तरमीम थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब अनबोर्ड थे और उसके साथ फिर PTI भी अनबोर्ड थी। तो मेरे ख्याल में ये कोई अनसुनी बात नहीं थी। जहाँ तक आईनी अदालतों की बात है, ये तो आपके 2007 में COD में भी ये डिसाइड हुआ था कि हमने आईनी अदालत बनाने, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट पे सारा बोझ पड़ जाता है और जो आम लोगों के कैसे रह जाता है। तो मेरे ख्याल में ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हाँ, मुश्किलात है इस वक्त। इस मुश्किलात के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल बैठे और कोई रास्ता ढूंढे, कोई रास्ता निकल सकता है। ठीक है हम्दुल्ला साहब, हम फ्यूचर में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF का इल्हाक देख सकते हैं? कोई अलायंस बन सकता है जैसे PDM की तर्ज का, या मुख्तलिफ चले हो सकता है वो ज़रूर। हाँ, अब चूंकि लगता है ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF एटलीस्ट एक पेज पे इस हुकूमत की बहुत सी चीज़ों के ख़िलाफ़, तो ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ैसला यही है कि अपोजिशन जमातें, ख्वाह PTI हो या कोई और जमात हो, जमीयत उलमा इस्लाम और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुश्तरकात होनी चाहिए। इशू टू इशू हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। ये तो पार्लियामेंट की हद तक तो बात यह है कि हम एक दूसरे के लिए माविन साबित हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर कोशिश की गई 11 साल या 13 साल तरक्की के बाद PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान काफ़ी क़ुरबतें आई, यहाँ तक कि हम एक प्लेटफार्म पर भी खड़े हो सकते थे। लेकिन उसमें एक चीज़ है PTI में, वो ये है कि असल अथॉरिटी जिसके पास इख्तियारात है वो अडेले जेल में है, और बाकी जो पार्टी बाहर है उसमें अथॉरिटी का तयन नहीं है कि इख्तियारात किसके पास है। लिहाजा वो ख़ुद इंतशार और ग्रुपबंदी के शिकार है। अपनी ग्रुपबंदी और इंतशार ने उससे अपोजिशन जमातों को बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिल के बाहर एहतजाज करने में उनका इंतशार रुकावट रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के दरवाजे तो उस वक्त भी खुले थे उनके लिए, आज भी खुले। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक तो इस बात की नौबत नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम और PTI एक प्लेटफार्म पर खड़े होंगे। हालांकि मुनासिब तो ये है कि अपोजिशन जमातों ने अगर हुकूमत को टफ टाइम देना है तो फिर एक प्लेटफार्म पर होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अभी हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि PTI और JUIF का कोई इल्हाक हो सकता है? नो। ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत और ये PTI जो आप बात करें कि हुकूमत को कोई टफ़ टाइम देना, तो ये टफ़ टाइम किन चीज़ों पे देना पड़ेगा? जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, जैसे कि ज़्यादातर तो वो अपोजिशन है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं, आप लोगों के अपने कुछ रिजर्वेशन है, वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो PTI को और JUIF को एटलीस्ट जोड़ने या ये जो कुर्बत है वो इतना हुआ है? देखिए, कामन चीज़ें मौजूद है इस मुल्क में, आइन की अमलदारी नहीं है।
27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 73 के आइन का चेहरा मस्ख़ किया गया है। अच्छा। और 73 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। मौलाना साहब ने आज भी सवाल उठाया कि जिस आइन को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीड करके बनाया बैसत वज़ीर आज़म, बैसत लीडिंग पार्टी, आज वही पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 73 का आइन का चेहरा मस्ख़ किया और 28वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं कि उसके ज़रिए 18वीं आईनी तरमीम को क्रैश किया जा रहा है। तो अब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, उसकी विज़न क्या है इस मामले में? तो जमीयत उलमा इस्लाम ये एक नुक्ता है कि हम और पीटीआई इकट्ठे हो सकते हैं आइन की बहाली के लिए और 73 की आइन को बचाने के लिए। जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि जमहूरियत की अलामत असल में यह है कि मुल्क में जमहूर की हुक्मरानी हो और हुकूमत में जमहूर का इश्तराक हो। लेकिन आज पार्लियामेंट जमहूर का मुंतखब नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, रबड़ स्टैंप है। पार्लियामेंट इशारों से नाच रही है, पार्लियामेंट ख़ुद फैसले नहीं कर सकते। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि एक कौमी क़ियादत जो कल तक PDM की क़ियादत वो करते रहे, जिसमें PMLN भी PDM में शामिल थी, PP भी शामिल थी, दीगर पार्टियां भी थी, वही PDM की क़ियादत आज अपोजिशन में बैठा है, वो तकरीर कर रहा है। वही PDM की पार्टियां जो हुकूमत में, जो कल मौलाना साहब की क़ियादत में जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की अमलदारी के लिए, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद करते रहे, उन्हीं की तरफ से आज मौलाना साहब को मीडिया से ब्लैक आउट किया जाता है। आप बताइए ये कौन सी सियासत है? तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं जिसके लिए अपोजिशन की जमातें मिलकर वो जद्दोजहद कर सकती है, जद्दोजहद की जा सकती है। और जाहिद खान साहब, आपको लगता है कि ये जद्दोजहद जो है वो जारी होगी अपोजिशन की तरफ से? इक़दामात तो हम देखते हैं कि वो जारी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये इस तरह की कोई बड़े अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो सकता है, इल्हाक हो सकता है और वो हुकूमत को प्रेशर बिल्डअप करने में बड़ा उसका या उसको फेस करना मुश्किल हो जाए? देखिए, एहतजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, लेकिन सर हुकूमत करने नहीं देती है ना एहतजाज। सुने ना, मेरे जरा अर्ज सुनिए जी प्लीज। मेरे ख्याल में जब भी जितने भी जमीयत उलमा वालों ने जहाँ भी जलसे किए, जहाँ भी जुलूसे किए, किसी ने नहीं रोका। मेरे ख्याल में, मुझे तो आज तक कोई इल्म नहीं है कि जमीयत उलमा को रोक दिया गया। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि वो अगर वायलेंस न करे तो फिर तो उनको भी इजाज़त थी, लेकिन वो जब भी कोई वो एहतजाज करते हैं तो वायलेंस कर देते हैं। आपको याद होगा अभी जो 8 फरवरी को इन लोगों ने किया था, इन्हें अपने सुबह जहाँ पे उनकी हुकूमत थी, जहाँ पे वो कहते थे कि हमें मैंडेट मिला है, अब सारे रोडें उधर ब्लॉक की हुई थी, लोगों को तकलीफ थी, अस्पतालों में लोग नहीं मरते, एम्बुलेंस में लोग मर जाते थे, लोग लड़ रहे थे। और वो अपने सूबे में जिनकी अपनी हुक्मरानी थी, जिनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिनके अमन अमान का उनका हक बनता है कि वो करे, वो उसमें भी यही काम करते रहे। तो आप मुझे बता दें, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने आज तक ऐसे नहीं था। सबसे बड़ी बात, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इस मुल्क के अंदर मैंने आज तक नहीं दिया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर तहरीक चलाता है। तहरीकें चलाती है पार्टीज के हेड चलाते हैं। और हाफिज अब्दुल्ला साहब को पता है और मुझे भी पता है। मैंने आपको अर्ज की कि मैंने 40 साल में सारी जितने भी तहरीकें चली, मैं हर तहरीक का कोई ना कोई हिस्सा रहा। अभी ये जो 2018 की इलेक्शन हुआ था, मौलाना साहब ने जब धरना दिया था इस्लामाबाद में, कोई पता भी नहीं हिला था। और ये वहाँ मुझे ये बताया जाए कि उस वक्त भी उस पर इतराज था जो इलेक्शन हुआ था, और उसके लिए एक कमेटी बनी थी, पिछले इमरान खान ने बनाई थी कि वो परवेज खटक के सरकार, उस कमेटी का पूरा, जब ये हुकूमत भी उनका खत्म हो गया, लेकिन उस कमेटी का एक मीटिंग भी नहीं हो सकी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सियासतदानों को ये काम नहीं करना चाहिए। सियासतदान मिल बैठकर इनके रास्ता ढूंढना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जमहूरियत को भी नुकसान न हो और पाकिस्तान के भी नुकसान न हो और आइन का भी नुकसान न हो। ये तब मुमकिन है जब ये सारी पॉलिटिकल बैठ जाए। मैं आपको एक करना चाहता हूँ, मैं जो 18 अमेंडमेंट थी, 18 अमेंडमेंट के मैं खुद मेंबर था, उसमें आपको 9 महीने उस पर डिस्कशन हुई। 9 महीने के बाद वो पास हुआ और यूनानिमस था। तो हम ये समझते हैं कि हर एक काम होता है, क्योंकि 17 अमेंडमेंट में परवेज मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क किया था इस आइन का। अच्छा। इससे पहले 8 अमेंडमेंट में ज़ियाउल हक ने इस आइन का बेड़ा गर्क किया था। ये ने तो डिक्टेटरों ने तबाह किया हुआ, ये तो फिर जमहूरियत हुकूमतें आई तो फिर उन्हें बहाल कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, जहाँ तक ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और मौलाना साहब तो बहुत मोहतरम है, मैं तो समझता हूँ कि अगर उनके साथ कुछ ये हुआ है कि उसको ब्लैकआउट किया,
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا. ٹھیک ہے اس پہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ حافظ صاحب بجٹ پاس ہو گیا, کیسا لگا آپ کو بجٹ؟ ذاتی طور پہ بھی, آپ کی جماعت کو بھی. مولانا فضل الرحمان نے تو آج یہ کہا کہ بجٹ پہ انہوں نے شکوہ کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی کے باوجود سود کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں ہوا, شریعت کی جو ریٹ ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. تو کیسا لگا ہے آپ کو یہ بجٹ ویسے؟ لیکن مولانا صاحب نے بہت زبردست اسپیچ کی. انہوں نے کہا کہ کیا حکومتی پارٹیوں میں کوئی زبان ہے؟ زبان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے زبان کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے جو کمنٹمنٹ ہوا باقاعدہ پارلیمنٹ میں اور باقاعدہ آئین کی شکل میں یا قانون کی شکل میں شریعت کوڈ کی بات کی گئی کہ شریعت کوڈ کو ایکٹیو کرنا ہے, اس کی شکل کیا ہوگی, وہ بات اس میں واضح لکھی گئی ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو ہم ایوان میں پیش کریں گے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. اور اسی طرح دینی مدارس کے رجسٹریشن کی بات ہوئی تھی. ابھی تک ایک ہی سود کے معاملے پہ بات ہوئی تھی کہ سود کو ہم ریورس کریں گے. سودی جو ہماری معیشت سود پر کڑی ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے. لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ ایک نقطے, ایک بھی شق میں, ایک بھی وعدے میں آپ لوگوں نے نبھانے کی کوشش بھی نہیں کی, احساس بھی نہیں ہے. تو یا تو اسلام کا کوئی درد ہو آپ کے سینے میں, یا تو آئین کا کوئی درد ہو, یا پارلیمنٹ کے فیصلوں کا کوئی سوچ, کوئی احساس, کوئی فکر ہو. آپ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک بجٹ کی بات ہے, کس بجٹ کی بات کی جاتی ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے. جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص 8,000 یا 8,500 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے, وہ امیر ہے. آپ مجھے بتائیے اس کو تقسیم کرے 30 دن پر, تو دن کا آتا ہے 280 روپے. اگر ایک آدمی دن میں 180 روپے کماتا ہے, مجھے بتائیے وہ بجلی کا بل دے, گیس کا بل دے, وہ بچوں کی صحت پر یہ خرچ کرے, تعلیم پر خرچ کرے, کھانے پینے پر خرچ کرے, کس چیز پر خرچ کرے؟ تو لہٰذا یہ بجٹ IMF کا بنایا ہوا بجٹ ہے. یہ بجٹ پاکستانی حکومت کا اور ان پارٹیوں کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے یہ. اس لیے جمعیت علماء اسلام اس بجٹ کو مسترد کر چکی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. زاہد خان صاحب, اب پاکستان ایک MOU سائن کرانے جا رہا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ہوسٹ کریں گے اور ہمارا اس میں جو ہے وہ کردار ہے, اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا بھی ہے. تو جب جنگ ہو رہی تھی بڑی سپیڈ سے حکومت نے دھڑا دھڑ پرائسز بڑھائی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی. تو اب کیا پیٹرول وغیرہ سستے ہوں گے سر؟ اب تو ہونے چاہیے, جس طرح سے بڑھے تھے 100 روپے اور 80 روپے, تو اسی طرح سے کم بھی ہوں گے یقینی طور پہ اب تو. انشاءاللہ ضرور ہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وجہ سے بڑھے تھی تو وہ وجہ اگر ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں ریٹس کم ہو جاتے ہیں تو پاکستان بھی کیوں کم نہیں کرے گا؟ میرا خیال ہے صورت میں کم. تو پھر سر آپ لوگ اپنے ٹیکس اہداف کس طرح سے پورے کریں گے؟ آپ لوگوں نے تو لیویز کی مد میں اپنے ٹیکس اہداف پورے کرنے ہوتے ہیں, دیگر اشکال ہیں ٹیکسز کی, تو وہ کھاتا زیادہ ہے. دیکھیے لیویز کا وہ تو اپنے ٹیکسز کے جو مشکلات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ. پاکستان میں ہر ایک بندہ ٹیکس نہیں دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہم 25 کروڑ تو ہم کہہ رہے کہ, لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ 25 کروڑ سے بھی ہم زیادہ ہے. تو اس میں کتنے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں تو ہوتی ہے, لیکن حکومت تو کوشش کرے, اور موجودہ حکومت ایک سول گورنمنٹ ہے, کیونکہ اس نے کل عوام کے پاس جانا ہے, تو یہ تو کوشش کرے گی جتنا بھی ان سے ہو سکے. لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ IMF کی بات اگر نہ مانتے تو ٹھیک ہے, میرے پاس آخری منٹ ہے, حمداللہ صاحب کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا. حافظ صاحب, یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ عمران خان کی حکومت چلی جائے, ہم 5 مہینے کے اندر سب حالات بہتر کر دیں گے, اور یہ ماشاءاللہ سے ان کو اچھے خاصے سال ہو چکے ہیں, اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی ذرا اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے, پھر اس کے بعد گروتھ کی طرف جائے گا. تو لگتا ہے آپ کو کہ پیٹرول کی پرائسز وغیرہ کم ہوں گی اب, اور ان کو کرنی چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے. بہانہ یہ تھا کہ عالمی سطح پر جو صورتحال ہے, جنگی صورتحال بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان, اس جنگی صورتحال کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں دن بدن تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو لہٰذا اس کا اثر پاکستان پر بھی ہے. لہٰذا ہمیں مجبوراً قیمتوں میں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. لیکن ابھی تو وہاں عالمی مارکیٹ میں دن بدن قیمتیں کم ہو رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی. اب حکومت کو جلد از جلد یہ کرنا چاہیے کہ وہ اعلان کرے, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو ریلیف دے. اگر آپ نے 150 روپے راتوں رات پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, تو آپ 150 200 روپے قیمتوں میں عوام کو ریلیف دے کر
کمی کا اعلان کرے. بالکل یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیں گے؟ تکلیف تو دے سکتے ہیں تو ریلیف کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حافظ عبداللہ صاحب اور سینیٹر زاہد خان صاحب اور حامد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ سب کا مجھے پروگرام میں کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب جب کہ پاکستان اتنے بڑے سطح پہ جا کے ایک MOU سائن کروانے جا رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا, ہم سب بہت خوش ہیں اس کو لے کے, ہم سب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی وانٹ کہ اب جب یہ MOU سائن ہو رہا ہے تو پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ بیہیو کرے اور عوام کو سب سے پہلے ریلیف دیا جائے. نیوز ٹو نائٹ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.